हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आपने इसका मॉक टेस्ट नंबर 2 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? इनका नाम है चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज ने आपका एनालिटिकल इंजन, जो फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसे बनाया था, इसे डिज़ाइन और बिल्ड किया था। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है डिफरेंस इंजन को भी बनाया था। ठीक है, एक तो आपका हो गया एनालिटिकल इंजन और दूसरा कौन सा है? इट इज़ योर डिफरेंस इंजन। इन दोनों को ही किसने बनाया था? फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्हें हम चार्ल्स बैबेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या नोट करनी है? ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर हमें पता चल गया। अब मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? इनका नाम क्या है? एडा लवलेस। क्या नाम है इनका? एडा लवलेस, जिन्होंने मदद की थी चार्ल्स बेबेज की जो एनालिटिकल इंजन है इसे बनाने में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मदर कौन हो गया? मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेस। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? इनका नाम है एलान ट्यूरिंग। क्या नाम है? एलान ट्यूरिंग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं आपके एलान ट्यूरिंग। ठीक है, मदर कौन है आपकी? मदर ऑफ कंप्यूटर, इनका नाम है एडा लवलेस। और फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू अ पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू। तो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं। जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर। ठीक है, जो आपके ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें आप अलग से कनेक्ट करते हो आपके कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी होती है पेरिफेरल डिवाइसेस। माइक्रोफोन हो गया आपका, वेबकैम हो गया, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंडर आते हैं। अब नोट ये करना है आपको कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि आपका जो सीपीयू से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। तो इसका आंसर क्या होगा? आप क्या यूज़ करते हो? कंप्यूटर के पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आप बोलते हो, या कंप्यूटर पोर्ट्स बोलते हो इन्हें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, कि कंप्यूटर पोर्ट्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो पेरिफेरल डिवाइस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट लाइक फाइल, फोल्डर एक्सेट्रा आर कॉल्ड। सो जो ग्राफिकल पिक्चर्स होती हैं, या बोल सकते हो स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी प्रोग्राम की या फाइल की, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इमेज देख पाओगे, जैसे दिस पीसी, ये आपका क्या है? ये आइकन है। ठीक है, रिसाइकल बिन का आइकन, फिर कंट्रोल पैनल का आइकन। तो ये सारे आपके क्या हैं? आइकन, जिन्हें हम ग्राफिकल पिक्चर्स बोलते हैं, जो किसी प्रोग्राम को या फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन विच इज राइट बटन और अ लेफ्ट बटन। ठीक है, लेफ्ट राइट बटन जो होते हैं और अ माउस इज टर्म्ड एज डैश। तो इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, इसे क्या बोला जाता है? स्क्रॉल व्हील। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो, ये आपका क्या है? स्क्रॉल व्हील। ठीक है, दो बटन आपके होते हैं, एक होता है लेफ्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस स्टैंड्स फॉर। अब वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। वायरस क्या होता है? ये आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, या आप इसे मालवेयर भी बोलते हो, जिसका मेन काम क्या होता है कि जो यूज़र है उसके डेटा को, उसके सॉफ्टवेयर को डैमेज करना। ठीक है, मेन एम इसका ये होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला वायरस कौन सा था। तो पहला वायरस का नाम आपका क्या है? इट इज़ योर क्रीपर, जिसे 1971 में क्रिएट किया गया था। किसने किया था? बॉब थॉमस ने। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था। अब ये जो क्रीपर था, क्रीपर को आपका डिलीट करने के लिए रीपर नाम से एक एंटीवायरस बनाया गया था, जो 1972 में लाया गया था बाय दी रे टॉमलिंसन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। पहला वायरस क्रीपर 1971 में आया था। किसने इस प्रोग्राम को लिखा था? बॉब थॉमसन ने। फिर 1972 में रीपर आया था एंटीवायरस। अब जो एक रीपर था, इसको डिलीट करने के लिए, इसको हटाने के लिए जो रे टॉमलिंसन ने बनाया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बारकोड रीडर यूज लाइट टू रीड डैश। सो बारकोड रीडर क्या रीड करता है? बेसिकली ये आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड विच इज़ योर यूपीसी। यूपीसी को ये रीड करता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड।
अब यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये 3 पार्ट में आपका रहता है, कंपनी प्रीफिक्स विच इज इन योर ग्रीन कलर, प्रोडक्ट नंबर, फिर चेक डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बार कोड जो है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय स्ट्राइकिंग देम ऑन अ रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन अ पेपर। सो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं? आपके 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो पेपर होता है और जो मशीन होती है उसके बीच में आपका एक कनेक्शन रहता है, फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। वेयरएज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जहाँ पे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होता ही नहीं है वाइल प्रिंटिंग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हो, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी आपके फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है प्रिंट करते हैं, और लाइन प्रिंटर मीन्स जो एक बारी में एक लाइन को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स, बैंड प्रिंटर्स, ये सारे आपके एग्जांपल हैं लाइन प्रिंटर्स के। ना नॉन इम्पैक्ट की बात की जाए तो इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर्स, ये सारे जो आजकल हम यूज़ करते हैं इन्हें हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग। तो इनमें से कौन से ऐसे आपके कंप्यूटर हैं जो बेसिकली आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ट्रिलियंस ऑफ जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको ईजिली सेकेंड्स में जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो बहुत फास्ट आपके इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट काम करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका नाम आपका था क्रे 1, ठीक है। क्रे 1 जो है ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। वेरस अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का जो पहला आपका कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर, इसका नाम था परम 8000, ठीक है। नाउ फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है, इनका नाम है सेमोर रॉजर क्रे, जिन्होंने क्रे 1 को डेवलप किया था। वेरस फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर था परम 8000, इसे किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था, विजय पांडुरंग भाटकर ने। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो इनमें से आपको एक सीक्वेंस बताना है जो बेसिकली स्मॉल से लार्ज की तरफ आपका जो है आपका डेटा शो करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज़ योर कैरेक्टर। सबसे छोटा आपका इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है कैरेक्टर, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। देखो अब डेटाबेस जो है ये किसका कलेक्शन है, ये फाइल्स का कलेक्शन होता है। फाइल जो है ये रिकॉर्ड से बनती है, रिकॉर्ड बनता है आपका फील्ड से, फील्ड आपका बनता है कैरेक्टर से, और कैरेक्टर किससे बनता है, बाइट से, और बाइट बनता है बिट्स से। तो ये पूरा सीक्वेंस है। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो ये आपका है बिट्स, ठीक है, फिर आ जाता है आपका बाइट, देन कैरेक्टर, फील्ड, फील्ड के आगे आपका आता है रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड के आगे आ जाता है फाइल, और फाइल के आगे आता है आपका डेटाबेस। तो इसमें से आप सीक्वेंस चेक कर लो, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस जो आपका है वो क्या है, कैरेक्टर, देन फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका जो है मैस्कॉट हुआ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेंगुइन, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये आपका मैस्कॉट है किसका, लिनक्स का, जिसका नाम है टक्स, ठीक है। क्या नाम है इस पेंगुइन का, टक्स। अब जो लिनक्स है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया गया था 1991 में बाय द लिनस टॉरवेल्ड्स, ठीक है। किसने बनाया था, इसे क्रिएट किया था लिनस टॉरवेल्ड्स ने, और इस मैस्कॉट को बनाया था लैरी एविंग ने 1996 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड
मैनी टाइम्स पर सेकेंड। तो इनमें से कौन सी आपकी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर डी रैम और अ डायनेमिक रैम। ठीक है, डायनेमिक रैम को डी रैम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रैम की भी। रैम जो है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरी आ जाती है आपकी डी रैम या डायनेमिक रैम। ठीक है, अब जो स्टैटिक रैम होती है इसे हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी वजह से ये आपकी जो है एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, वेरस जो डायनेमिक रैम है ये आपकी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बनी होती है। अब जो कैपेसिटर होते हैं ये जो चार्ज होता है उसे लीक करते हैं, इसी वजह से इसे बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है और ये आपकी लेस एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। अब जो हमारी डायनेमिक रैम है इसे हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं और जिसे जो आपके सर्वर्स होके वहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेयर स्टैटिक रैम हम ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्पीड की ज़्यादा वैल्यू होती है, या आप कह सकते हो अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम स्टैटिक रैम यूज़ करते हैं। ठीक है, now next is a computer program that instruct other programs to perform a particular type of ऑपरेशन इन इज डैश। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एक पर्टिकुलर जो आपका ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करे, उसे रन करे, एग्जीक्यूट करे? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप के हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली ये एक इंटरफेस है आपका यूज़र एप्लीकेशन के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, मेन काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये आपके हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उनको रन करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करता है। ठीक है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया? इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आपके तीन टाइप आ जाते हैं, एक आपका हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दूसरा आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर और तीसरा आ जाता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो विंडोज़ 11 आपका हो गया, या कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेटर होते हैं आपके, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड्स नो होस्ट टू वर्क? तो इनमें से कौन सा आपका ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जिसे होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली ही रेप्लिकेट करता रहता है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम बोलते हैं वॉर्म। वॉर्म की आपकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है? अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। वेरस बाकी जो आपके यहाँ पे जैसे वायरस हो गया, ठीक है, वायरस की बात करें तो इसे जो है एक तरह से होस्ट चाहिए होता है अपने आप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, now next question is dash is a transmission of a file from server or a remote computer to user's computer। तो इनमें से कौन सी टर्म जो है वो यहाँ पे फिट होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर डाउनलोडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है डाउनलोडिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम पैरेलल मशीन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन, और इंडिया का पहला कंप्यूटर परम 8000 वाज डेवलप्ड बाय। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया था परम को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज सीडैक पुणे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है परम 8000 को डेवलप किया गया था 1991 में। ठीक है, किसने डेवलप किया था? सीडैक पुणे ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट आर हाइपरलिंक्स यूज्ड फॉर? हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? ऐसे लिंक्स जिन्हें जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो आपको ये दूसरे वेब पेजेस में लोकेट कर देते हैं या दूसरे लोकेशन पे आपको मूव कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज़ टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, जैसे ये ब्लू आपको जो ये टेक्स्ट दिख रहे हैं, दे ऑल आर योर हाइपर लिंक्स। जैसे मैंने विकीपीडिया पे जो है अपना कर्सर रखा था, उसके बाद यहाँ पे एक होवर इफेक्ट जनरेट हुआ था जो आपको दिखाता है कि नेक्स्ट पेज कौन सा है जिस पे ये हमको ले जाएगा। तो इसके बारे में एक शॉर्ट सी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब जो आपका हाइपर लिंक है ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड www आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये सारे आपके एग्जाम्पल आते हैं टेली कम्यूटिंग के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टेली कम्यूटिंग। अब टेली कम्यूटिंग क्या होता है? बेसिकली टेली कम्यूटिंग में हम ऑफिस ना जाके कहीं और से ही काम अपना कर रहे होते हैं। जैसे हम रिमोट वर्क करते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ये टेली कम्यूटिंग आपका होता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज कॉल्ड डैश। अब दो टाइप की आपकी मेमोरी आपने सुनी होगी, एक लॉजिकल आ जाती है और एक फिजिकल मेमोरी जो मेन आपकी यूज़ की जाती है। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी को जब हम डिवाइड करते हैं इक्वल ब्लॉक्स में, ठीक है, ये आपकी लॉजिकल मेमोरी है, इसे हमने इक्वल ब्लॉक्स में जो है डिवाइड कर दिया, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आपका पेजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, पेजेस, और ये होता है आपका पेज टेबल। ठीक है, वहीं पे अगर जो है फिजिकल मेमोरी की अगर बात करें, फिजिकल मेमोरी में भी आपका इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है फिजिकल मेमोरी को, और इन जो ये आपकी स्पेस बनाई जाती है, ये ब्लॉक्स जो होते हैं, ये जैसे ब्लॉक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं हम इसे, फ्रेम्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, लॉजिकल मेमोरी जब छोटे ब्लॉक्स में आपकी डिवाइड की जाती है इक्वल और अ सेम साइज, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेजेस बोलते हैं। वहीं पे फिजिकल मेमोरी में अगर सेम चीज़ की जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, फ्रेम्स बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इनमें से कौन से आपके फीचर हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो पहला आपका क्या है, मेल मर्ज, थिसॉरस, ऑटो स्पेल चेक, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ यहाँ पे नोट करना है, मेल मर्ज क्या होता है, बेसिकली ये फीचर आपका एमएस वर्ड का है, जिसकी वजह से आप क्रिएट कर सकते हो लेबल, एनवेलप्स, लेटर्स और पर्सनलाइज इनपुट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो ये मेल मर्ज, थिसॉरस, ऑटो स्पेल चेक, ये सारे जो आपके ऑप्शंस हैं, ये जो आपके फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये कौन से टैब के अंडर पाए जाते हैं। जैसे मेल मर्ज की अगर बात की जाए तो ये आपका होता है मेलिंग टैब के अंदर। ठीक है, ये जो रेड कलर का आप बॉक्स देख रहे हो, ये आपका रिबन है, जहाँ पे इसके फर्दर फाइल, होम, ये सारे क्या है, टैब है। अब मेलिंग टैब के अंडर आपको मिल जाएगा मेल मर्ज वाला फीचर। ठीक है, बाकी आपके दो जो यहाँ पे फीचर हैं, थिसॉरस एंड ऑटो स्पेल चेक, ये आपको मिल जाएंगे रिव्यू टैब के अंडर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टिपिकल एक्रोनियम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज इज। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्रोनियम है, ठीक है, जो बेसिकली आपका आइडेंटिफाई कर रहा है या डिफाइन कर रहा है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है, इट इज़ योर CD रीराइटेबल या कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसे हम बोलते हैं, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसे हम क्या रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और इसे इरेज करके रीयूज इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड अ स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर इज एग्जीक्यूटेड कॉल्ड अ। सो देखो, जब भी कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है या रीस्टार्ट होता है तो एक आपका ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पे किया जाता है, जिसे हम बूटस्ट्रैप लोडर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली बूटिंग यहाँ पे होती है। बूटिंग क्या होता है कि कंप्यूटर को ऐसे स्टेट में लाना जहाँ पे वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, जैसे कि हम कोई भी उसे कमांड दे रहे हैं तो वो अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप सो के उठते हो तो ज़्यादातर लोगों को चाहिए होती है चाय। ठीक है, वो उनका काम करता है बूटस्ट्रैप का, मीन्स चाय पीते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कंप्यूटर को चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बूटस्ट्रैप लोडर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में ला जाता है, ताकि आसानी से यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो सारा काम या जो भी यूज़र के कमांड है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, अब जो बूटस्ट्रैप लोडर है, इसे हम और क्या नाम से जानते हैं, इसे हम बूट लोडर के नाम से जानते हैं, बूट लोडर, या फिर हम इसे बूट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, और क्या बोल सकते हैं, बूट स्ट्रैपिंग भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब जो बूटस्ट्रैप लोडर है, ये कहाँ पे रहता है, ये आपका EPROM में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। Now next question is, which of the following is a default page setup orientation for a notes, pages, outlines and handouts? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। जब भी डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन की बात है तो ये आपको याद रखना है, ये हमेशा पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, ये आपका पोर्ट्रेट होता है। वेयरएज लैंडस्केप क्या होता है, दिस जो रेक्टेंगल शेप में होगा, ये आपका लैंडस्केप है, एंड दिस इज योर पोर्ट्रेट। Now next question is, which of the following includes logical operations? Logical operation आपके represent किए जाते हैं and, XOR, NOT और से।
ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। बुलियन लॉजिक, एंड, एक्सॉर, नॉट, और ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरर्स दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर कॉल्ड। कंपाइलर क्या होता है? ये आपका ट्रांसलेटर होता है जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सिंपल आपको पता है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है कंपाइलर के ऊपर। नाउ यहाँ पे जो कंपाइलर है वो किस टाइप की एरर को पॉइंट आउट करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इन एरर्स को हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है, कौन सी एरर्स है? सिंटेक्स एरर। अब दो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी रहती है सिंटेक्स एरर और सिमेंटिक एरर्स के बीच में, तो ये क्लियर कर लेते हैं। सिंटेक्स एरर क्या होती है? ऐसी एरर जहाँ पे आपके रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे इंग्लिश में जो भी कोई सेंटेंस है जब भी वो खत्म होता है तो फुल स्टॉप यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अगर इस टाइप की यहाँ पे मिस्टेक होएगी तो ये कहलाएगी सिंटेक्स एरर। वेयर एज सिमेंटिक एरर्स क्या होती है? ऐसी एरर्स जहाँ पे आपने एक सेंटेंस फ्रेम किया, वर्ब सही लगाई है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉपरली जो है नाउन प्रोनाउन ये सब देखा गया है, सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं, बट जो ये सेंटेंस है इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तो ये आपका हो जाता है सिमेंटिक एरर। ठीक है, तो जब भी कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे सी की लैंग्वेज हो गई या कोई भी लैंग्वेज हो गई, जहाँ पे कोई अगर सिंटेक्स एरर की गई है, ऐसी एरर जहाँ पे रूल्स तोड़ा गया है, ठीक है, जैसे सेमी कॉलन नहीं लगाया गया, ओपन जो है कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए गए हैं, तो ये सारी आपकी सिंटेक्स एरर में आ जाते हैं। सिमेंटिक एरर ऐसी एरर होती है जहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको? इन दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर रखनी है अपनी। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, OS किसे बोला जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद द हार्डवेयर इज कॉल्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसकी मदद से इंटरैक्ट किया जाता है हार्डवेयर से? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर कर्नल। ठीक है, इसे बोला जाता है कर्नल। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इससे इजीली आपको समझ आ जाएगा कर्नल का मेन काम क्या होता है। ये एक इंटरफेस होता है एप्लीकेशंस और CPU मेमोरी और डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, now next up question है which feature allow you to type words in a paragraph continually without pressing the enter key at the end of the each line। देखो, जब हम MS वर्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि MS वर्ड में हम पैराग्राफ जब लिख रहे होते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि बार बार हमें एंटर नहीं करना पड़ता हर लाइन के ख़त्म होने पे। ठीक है, तो ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है वर्ड रैप। इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड रैप। ठीक है, वर्ड रैप को हम लाइन ब्रेकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? लाइन ब्रेकिंग। ये चीज़ याद रखना है। वर्ड रैप क्या होता है? इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर जो ऑटोमेटिकली फोर्स करता है टेक्स्ट को टू अ न्यू लाइन व्हेन द राइट मार्जिन इज रीच्ड व्हाइल टाइपिंग। ठीक है, जब भी आपका जैसे यहाँ पे मार्जिन है, ठीक है, अब ये मार्जिन जब आपका आने वाला है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में जो है आप टाइप करना लगेगा। ठीक है, now next question है a node usually a microcomputer which is used by end users but usually does not supply network resources is called dash। तो इस नोड को हम बोलते हैं क्लाइंट नोड। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? क्लाइंट नोड, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which of the following does an email address contain। ईमेल एड्रेस में आपका यूजर नेम होता है, ठीक है, which is followed by your domain name। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यूजर नेम फॉलोड बाय अ डोमेन नेम, और यहाँ पे बीच में होता है @। ठीक है, तो ये आपका होता है एग्जैक्ट सिंटेक्स या आप बोल सकते हो एग्जैक्ट फॉर्मेट ईमेल एड्रेस का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो abcxyz@gmail.com। abc क्या है? ये आपका है यूजर नेम, वेयरएज gmail.com ये आपका है डोमेन नेम। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, इन दोनों के बीच में @ आ जाता है और ये आपका करेक्ट फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड। अब देखो, बहुत सारी आपकी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी होती है, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और अ हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है? जहाँ पे आपकी सारी जो नोड्स होती हैं या आपके नोड्स क्या होते हैं? बेसिकली इट्स योर कंप्यूटर। ठीक है, नोड्स या कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब कि सारे ही नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो ये आपकी कहलाती है मैश टोपोलॉजी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ABCDE और F। तो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो सारी ही जो नोड्स हैं, A नोड है आपकी, ये F से भी कनेक्टेड है, ये E से भी कनेक्टेड है, D से भी, C से भी और B से भी।
तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मेश टोपोलॉजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो इनमें से कौन सा आपका जो है MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो बहुत ईजी है, ऑफिस XP आपका वर्जन है MS ऑफिस का, ऑफिस 2007 है, ऑफिस 365 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑफिस विस्टा इज नॉट अ वर्जन ऑफ अ MS ऑफिस। यहाँ पे देखो आप इसके वर्जन देख सकते हो, जैसे 2003 इसका वर्जन है, 2013, 2020, 2019, 2016, 2010, 2007, 97, ऑफिस 97, 1995, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं वर्जन ऑफ MS ऑफिस के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, द कंप्यूटर adheres to a straightforward rule known as GIGO which stands for। GIGO क्या होता है, GIGO का फुल फॉर्म आपका होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अब यहाँ पे मतलब क्या है इस चीज़ का, दैट मीन्स अगर आपका इनपुट जो है गलत होगा, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी गलत ही आएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है इसका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज अगर इनपुट दोगे तो गार्बेज ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा आपका जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटेल 4004 जो है ये आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जिसे इंटेल ने बनाया था एंड 1971 में इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था, तो 4th जनरेशन में जो है माइक्रो प्रोसेसर आपका आया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका था शक्ति। क्या नाम था इसका, शक्ति, जिसे IIT मद्रास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिज़ाइन किया था। ठीक है, IIT मद्रास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गटर मार्जिन व्हाट इज इट। अब गटर मार्जिन क्या होता है, नॉर्मल मार्जिन तो सभी ने सुना हुआ है। ठीक है, गटर मार्जिन क्या होता है, देखो आप लोगों ने जब आपके नोट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो बाइंडिंग आप करवाते हो। ठीक है, आप सभी को पता होगा बाइंडिंग क्या होती है। तो जिस साइड आपकी बाइंडिंग होती है उस साइड थोड़ा सा आपका जो मार्जिन है वो ज़्यादा रखा जाता है ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो इजीली विजिबल हो आपको। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। व्हाट इज गटर मार्जिन, द मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द वेब पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, ये आपका होता है गटर मार्जिन। ना देखो इस इमेज को देखो, आप इससे इजीली समझ पाओगे। जैसे अगर मुझे राइट साइड में बाइंडिंग करवानी है, ठीक है, अगर इस तरफ मुझे जो है बाइंडिंग करवानी है तो यहाँ पे मैं जो है स्पेस दे दूंगी गटर मार्जिन। ठीक है, वहीं अगर मुझे लेफ्ट साइड में बाइंडिंग करवानी है, जैसे मेरी नोटबुक होती है, ठीक है, तो उस साइड में यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं मार्जिन दे दूंगी। तो ये चीज़ समझ आई आपको, कटर मार्जिन क्या होता है, जिस साइड आपको बाइंड करवाना होता है उस साइड आप जो है थोड़ी जो है मार्जिन छोड़ देते हो, एक्स्ट्रा मार्जिन, जिसकी वजह से आप इजीली टेक्स्ट को पढ़ पाओ। ठीक है, इसी को हम गटर मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई-कॉमर्स कंपनी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसे आंसर कर दोगे। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गूगल मैप जो है ये आपका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है। स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सारी आपकी ई-कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन व्हेन यू प्रेस F12। तो जब आप F12 को प्रेस करोगे, फंक्शन की 12 को, तो आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा बॉक्स है जो ओपन होके आएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट विल ओपन अ सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, ये क्या ओपन करेगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज कॉमनली यूज असेंबली लैंग्वेज। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज नोन एज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ARM। ARM जो है कॉमनली यूज करता है आपकी असेंबली लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, विच इज एडवांस्ड रिस्क मशीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेमिंग ऐप। इनमें से कौन सी आपकी गेमिंग ऐप नहीं है, देखो PUBG आपकी गेमिंग ऐप है, क्लैश ऑफ क्लैन है, कैंडी क्रश है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंस्टाग्राम। ठीक है, now next is holding the mouse button down while moving an object or a text is known as। ये सारे आपके बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोला जाता है आपका ड्रैगिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ड्रैगिंग बोला जाता है। जब हम किसी जैसे आइकन को या किसी फाइल को हमने क्या किया, इसे क्लिक किया, इसे हमने क्या किया, मूव किया एक जगह से दूसरी जगह, तो हम इसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर के टर्म में, इट इज नोन एज योर ड्रैगिंग। ठीक है,
Now next question है, laser printer can print dash pages of a text per minute and their resolution ranges from dash dpi which is dots per inches. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना इसका जो है कितने पेज प्रिंट कर सकता है ये पर मिनट, तो 5 to 24 एंड इसका रेंज क्या है रेजोल्यूशन का, तो 400 से 1200 इसका रेंज है लेजर प्रिंटर का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन 4th जनरेशन कंप्यूटर, जिसकी शुरुआत 1975 से हुई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। हमने यहाँ पे कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज किया था, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है 4th जनरेशन की, जैसे कि मैंने बोला 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की गई थी, तो सिंपली माइक्रो प्रोसेसर आप बोल सकते हो, या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं 4th जनरेशन के, कौन कौन से यहाँ पे 4th जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, इट इज DEC10 स्टार 1000, Cray 1, Apple 2nd, Altair 8800, PDP 11. They all are example of a 4th generation computer. Fine. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।